हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको है विज्ञान 9th कक्षा का पाठ 2 आय व्यय और बचत के बारे में बताएंगे। तो इसमें बच्चों सबसे पहले हम इसका आय व्यय और बचत के परिचय के बारे में पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि घर तथा परिवार की सुख शांति और समृद्धि के लिए गृह प्रबंध का सुचारू होना आवश्यक है। सुचारू एवं उत्तम गृह प्रबंध के लिए गृहिणी तथा परिवार के अन्य वरिष्ठ सदस्यों को योग्य एवं कुशल होना चाहिए। गृहिणी की सूझबूझ, विवेक और परिश्रम से गृह प्रबंध एवं व्यवस्था को उत्तम बनाया जा सकता है। इन कारकों के साथ कुछ अन्य कारक भी महत्वपूर्ण होते हैं। गृह प्रबंध को उत्तम बनाने के लिए पर्याप्त आय, परिवार की योजनाओं को कार्य रूप में परिणत करने, व्यय तथा परिवार की समृद्धि तथा भविष्य की सुरक्षा के लिए बचत आवश्यक होती है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि गृह प्रबंध के संदर्भ में आय, व्यय और बचत का विशेष महत्व है। वास्तव में संपूर्ण गृह अर्थव्यवस्था आय, व्यय और बचत द्वारा ही निर्धारित और नियंत्रित होती है। तो बच्चों, इसमें मुख्य बात यह है कि किसी भी घर की अर्थव्यवस्था या घर की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए उस घर की आय का पता होना चाहिए कि कितनी आय है और उसके अनुसार व्यय कितना है, और आय और व्यय करने के बाद, आय में से व्यय करने के बाद हम कितना उसमें से बचा पाते हैं। यानी आय, व्यय और बचत के बारे में संपूर्ण जानकारी एक गृहिणी को होना आवश्यक है। अब है पारिवारिक आय का अर्थ एवं प्रकार। आय एक निश्चित अवधि में अर्जित वह धनराशि है जो आर्थिक प्रयासों के फलस्वरूप प्राप्त होती है तथा जिसमें अन्य सुविधाएं भी सम्मिलित होती हैं। आय में सम्मिलित कुछ सुविधाएं हैं, जैसे आवास सुविधा, निःशुल्क शिक्षा, वाहन, ड्राइवर, निःशुल्क चिकित्सा सुविधा। ये मतलब जो हमें सुविधाएं मिलती हैं, ये भी आय में ही मानी जाती है। क्यों? क्योंकि अगर हमें आवास की फ्री सुविधा नहीं होगी तो संभवतः हमें उस पर खर्च करना पड़ेगा। निःशुल्क शिक्षा अगर नहीं होगी तो हमें शिक्षा पर भी व्यय करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें इसीलिए आय में इन्हें शामिल किया जाता है। पारिवारिक आय को प्रोफेसर ग्रास और कैंडल के शब्दों में परिभाषित किया गया है। क्या है? पारिवारिक आय मुद्रा, वस्तुओं, सेवाओं तथा संतोष का वह प्रवाह है जो परिवार के अधिकार में उसको आवश्यकता और इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए करने एवं उत्तरदायी के निर्वाह हेतु आता है। तो ये ग्रास और कैंडल के विचार हैं। परिवार की आय में मुख्य रूप से परिवार प्रधान सदस्य द्वारा अर्जित किया जाने वाला धन सम्मिलित होता है। यदि परिवार के अन्य सदस्य भी धन अर्जित करते हैं तो उसे भी पारिवारिक आय में सम्मिलित किया जाता है। इसके अतिरिक्त परिवार को अपनी चल और अचल संपत्ति के द्वारा भी यदि कुछ धन प्राप्त होता है तो उसे भी आय में ही जोड़ दिया जाता है। आय केवल धनराशि के रूप में ही नहीं, वन परिवार को प्राप्त होने वाली विशेष सुविधाएं, निःशुल्क आवास, निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क चिकित्सा आय का ही भाग मानी जाती है। तो बच्चों, पारिवारिक आय से अभिप्राय ये नहीं है कि परिवार का जो मुखिया होता है उसे जो आय होती है सिर्फ वही आय है। नहीं, परिवार के अन्य सदस्य भी जो इनकम करते हैं, जो उन्हें जो आय प्राप्त होती है, जो आय तो वो भी वो कमाते हैं, उसे भी हम आय में ही शामिल करते हैं। ठीक है? और इसके अलावा मैंने जैसे आपको बताया ही था कि निःशुल्क आवास, निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क चिकित्सा, ये सब भी हमारी आवास में ही, वो आय में ही शामिल की जाती है। फिर है पारिवारिक आय के अर्थ को जान लेने के उपरांत इसके मुख्य प्रकारों को जानना आवश्यक है। इसके जो हैं क्या है मुख्य सैद्धांतिक रूप से पारिवारिक आय के 2 प्रकार या वर्ग निर्धारित किए गए। कौन कौन से? प्रत्यक्ष आय और अप्रत्यक्ष आय।
कौन से हैं? प्रत्यक्ष आय और अप्रत्यक्ष आय। पारिवारिक आय के इन दोनों प्रकारों का परिचय इस पर। अब आप कहेंगे प्रत्यक्ष आय क्या होती है, अप्रत्यक्ष आय क्या होती है। अब हम इसके विषय में ही पढ़ेंगे। पहले है प्रत्यक्ष आय। परिवार के सामान्य रूप से परिवार के मुखिया तथा कुछ अन्य सदस्यों द्वारा अपने व्यवसाय के माध्यम से प्राप्त होने वाली आय को प्रत्यक्ष आय कहा जाता है। उदाहरण के लिए वेतन, व्यापार या कृषि आदि से प्राप्त होने वाली आय को प्रत्यक्ष माना जाता है। यानी जो परिवार के सदस्यों को डायरेक्ट इनकम होती है उसे हम प्रत्यक्ष आय कहते हैं। जैसे हम नौकरी करते हैं तो उसके से जो तनख्वाह हमें प्राप्त होती है वो, या कोई व्यापार करते हैं उससे जो फायदा होता है वो, या कृषि करते हैं उससे जो धन प्राप्त होता है वह, ये सब चीजें हमारी प्रत्यक्ष आय में सम्मिलित होती हैं। इसके अतिरिक्त जमा धनराशि पर मिलने वाला ब्याज, किसी मकान या दुकान आदि से मिलने वाला किराया भी प्रत्यक्ष रूप में ही सम्मिलित होता है। प्रत्यक्ष आय नकद धनराशि के रूप में होती है। गृह व्यवस्था अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष आय का विशेष महत्व है, क्योंकि अधिकांश पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो खर्च किया जाता है वह इसी आय में से किया जाता है। इसी आय में से भविष्य के लिए भी बचत की जाती है। तो जो प्रत्यक्ष आय है उसका ही विशेष महत्व है। घर के सभी खर्चे, सभी कार्य जो हैं प्रत्यक्ष आय के माध्यम से ही पूरे किए जा सकते हैं। फिर है हमारा अप्रत्यक्ष आय। अप्रत्यक्ष आय क्या है? अप्रत्यक्ष आय, आय का वह दूसरा मुख्य प्रकार अप्रत्यक्ष आय है। अप्रत्यक्ष आय नकद धनराशि के रूप में नहीं बल्कि कुछ अवश्य एवं उपयोगी सुविधाओं के रूप में होती है। निःशुल्क, उदाहरण के लिए निःशुल्क आवास, नौकर, वाहन और ड्राइवर, बच्चों की निःशुल्क शिक्षा व परिवार के सदस्यों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं अप्रत्यक्ष आय ही हैं। इन सुविधाओं को अप्रत्यक्ष इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके निःशुल्क प्राप्त होने की दशा में इन पर होने वाला व्यय बच जाता है। अप्रत्यक्ष आय को एक अन्य दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। ये बच्चों अप्रत्यक्ष आय में, जैसे कि हमने पहले भी बताया था अभी कुछ समय पहले ही, कि निःशुल्क आवास, निःशुल्क नौकर मिलना, ड्राइवर मिलना, ये सब चीज़ें, निःशुल्क शिक्षा मिलना, ये सब चीज़ें हमारी आय में शामिल होती हैं। लेकिन ये कौन सी आय में शामिल होती हैं? ये अप्रत्यक्ष में शामिल है। क्यों? क्योंकि इनसे हमें आय नहीं प्राप्त होती, बल्कि इनसे व्यय, इन पर जो व्यय होता है वो बच जाता है, इसीलिए इसे आय में शामिल किया। तो इस पर अप्रत्यक्ष आय पर किसी भी प्रकार का आयकर नहीं देना पड़ता। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कुछ परिस्थितियों में प्रत्यक्ष आय की तुलना में अप्रत्यक्ष आय को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। फिर है आय के स्रोत। पारिवारिक आय के स्पष्टीकरण के आधार पर इसके मुख्य स्रोत निम्नलिखित हो सकते हैं। नंबर 1, प्राप्त होने वाला वेतन। अब आय के स्रोत क्या होते हैं? आय मतलब कैसे कैसे, किन साधनों से हमें आय होती है, अब हम उसके बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। पहला है प्राप्त होने वाला वेतन। पारिवारिक आय का एक मुख्य स्रोत वेतन माना जाता है। वेतन, जैसे कि कोई व्यक्ति नौकरी करता है, उससे जो तनख्वाह उसे प्राप्त होती है वो वेतन के रूप में प्राप्त होती है। सामान्य रूप से किसी गैर सरकारी या सरकारी कार्यालय या संस्थान में कार्य करने वाले व्यक्तियों को मासिक वेतन मिलता है। कुछ परिवारों में महिलाएं भी नौकरी करती हैं और वेतन प्राप्त करती हैं। इस प्रकार गृहिणी को मिलने वाला वेतन भी पारिवारिक आय में सम्मिलित माना जाता है। इसके अतिरिक्त परिवार के किसी अन्य सदस्य को प्राप्त होने वाले वेतन को भी पारिवारिक आय में सम्मिलित किया जाता है। वेतन रूपी आय में उन सुविधाओं को भी सम्मिलित किया जाता है जो नौकरी करने वाले व्यक्तियों को प्राप्त होती है, जैसे महंगाई भत्ता, यात्रा, आवास, शिक्षा एवं चिकित्सा संबंधी सुविधाएं। वेतन की आय निश्चित होती है जो माह में एक बार निश्चित तारीख पर मिलती है। तो जो वेतन है, एक ये आवश्यक नहीं कि परिवार का जो मुखिया है उसे जो वेतन प्राप्त होता है सिर्फ वही आय हो। परिवार के अन्य सदस्यों को जो वेतन मिलता है वह भी आय में ही शामिल किया जाता है, पारिवारिक आय। दूसरा है हमारा
मजदूरी। दूसरा है हमारा मजदूरी। कार्य, श्रम या मजदूरी के बदले मिलने वाले धन को मजदूरी कहा जाता है। कुशल और अकुशल श्रमिकों की आय का मुख्य स्रोत यही। कार्य की प्रमुखता तथा श्रमिक की कुशलता के अनुसार मजदूरों की दर भी अलग अलग होती है। पुरुषों के अतिरिक्त स्त्रियां भी मजदूरी करती है। सरकार ने के श्रम मंत्रालय द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई है। मजदूरी सामान्य रूप से दैनिक होती है, अतः यदि किसी दिन कार्य नहीं किया जाता तो यह प्राप्त नहीं होता और उस दिन कोई मजदूरी यानी आय प्राप्त नहीं होती। मजदूरी जो है बच्चों, ये कोई भी हम कार्य करते हैं उसके बदले में जो हमें धन प्राप्त होता है वो होता है। ये इसमें पुरुष भी करते हैं मजदूरी और स्त्रियां भी करते हैं, लेकिन मजदूरी वास्तव आमतौर पर दैनिक होती है। यानी जिस दिन आप कार्य करोगे उस दिन आपको वेतन मिल जाएगा और जिस दिन आप कार्य नहीं करोगे उस दिन का वेतन नहीं, उस दिन आपको आय प्राप्त नहीं होगी। अब तीसरा है हमारा ब्याज रूपी आय। पारिवारिक आय का एक स्रोत ब्याज भी है। परिवार द्वारा संचित धन पर ब्याज अर्जित किया जाता है। यह ब्याज बैंक, डाकघर, यूनिट ट्रस्ट, बैंक ऑफ इंडिया, विभिन्न फाइनेंस कंपनियां या अन्य स्रोतों से भी प्राप्त हो सकता है। तो ब्याज रूपी आय उन्हीं परिवारों को प्राप्त होते हैं जिनके पास पर्याप्त धन संचित होता है। तो बच्चों, ये ब्याज जैसे हम बैंक में पैसे जमा कर देते हैं, यूनिट ट्रस्ट में कर देते हैं, तो उनसे जो हमें ब्याज प्राप्त होता है वो है ब्याज रूपी आय। अब है पेंशन रूपी आय। पेंशन रूपी आय, पेंशन भी आय का एक स्रोत है। यदि परिवार का कोई सदस्य किसी भी सरकारी, गैर सरकारी, निजी संस्थान में सेवानिवृत्त हुआ है तो उसे मिलने वाली पेंशन भी पारिवारिक आय का एक स्रोत होती है। पेंशन भी प्रति माह प्राप्त होती है। पेंशन भी जो है हमें, जो व्यक्ति सरकारी नौकरी में अगर है तो उसे पेंशन के रूप में आय प्राप्त होती है। व्यावसायिक आय। व्यवसाय भी आय का एक मुख्य स्रोत होते हैं। परिवार के सदस्यों द्वारा दुकानदारी, फैक्ट्री, कारखाना या थोक व्यापार, कमीशन व्यापार आदि व्यवसाय किए जाते हैं। डॉक्टर, वकील, लेखक, नक्शा नवीस आदि भी व्यवसायी होते हैं। इन व्यवसायों में वेतन नहीं मिलता परंतु अन्य प्रकार से आय प्राप्त होती है। यह आय निश्चित नहीं होती। व्यवसायिक आय व्यक्ति की कुशलता और योग्यता पर निर्भर करती है। अनेक व्यवसायी ऐसे भी हैं जो एक दिन में इतना धन अर्जित कर लेते हैं जितना कि उसके समक्ष व्यक्तियों को नौकरी करने पर, पूरे होने पर भी नहीं मिल पाता। व्यावसायिक आय में व्यवसाय से जो हमें आय प्राप्त होती है, जैसे कुछ व्यक्ति डॉक्टर हैं, वकील हैं या अन्य कोई कार्य व्यवसाय करते हैं, उनसे जो आय प्राप्त होती है वो व्यावसायिक आय कहलाती है। घरेलू उद्योग धंधों से आय। अगला है पारिवारिक आय के स्रोत। ऐसे घरेलू उद्योग धंधे भी हैं जो परिवार के सदस्यों द्वारा चलाए जाते हैं। ग्रामीण तथा नगरीय दोनों प्रकार के परिवारों में विभिन्न प्रकार के घरेलू उद्योग धंधे चलाए जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन, टोकरियां आदि बनाना, रस्सी बटना जैसे कार्य सामान्य रूप से किए जाते हैं। नगरीय क्षेत्रों में सिलाई, कढ़ाई, मुर्गी पालन, सफ़ेद चूहे पालना, स्वेटर बुनना, अचार, पापड़, चटनी आदि बनाना, ये घरेलू धंधे हैं। पारिवारिक आय में वृद्धि में घरेलू उद्योग धंधों का विशेष योगदान होता है। गृहिणियां घरेलू उद्योग धंधों में पारिवारिक आय में उल्लेखनीय वृद्धि कर आर्थिक स्थिति को उन्नत करने में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। तो घरेलू उद्योग धंधे से प्राय, जैसे कि इसमें आपने अभी भी पढ़ा, जो औरतें
घर में जैसे सिलाई कढ़ाई करती हैं, अचार बनाती हैं, ये तो शहरों में आमतौर पर, और इनका जो है सप्लाई करती हैं बाहर। ये तो घर में घरेलू उद्योग धंधे शहरों में होते हैं। गांव में जैसे पशु पालना, टोकरी बनाना, ये सब चीज़ें गांव में उद्योग धंधों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अब है कृषि संबंधी व्यवसाय। पारिवारिक आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत कृषि संबंधी व्यवसाय है। कृषि व्यवसाय से प्राप्त होने वाली आय विशिष्ट प्रकार की होती है। इसका स्वरूप मजदूरी तथा वेतन के रूप में वेतन से भिन्न होता है। सामान्य रूप से फसल तैयार करने पर फसल को बेचकर जो लाभ प्राप्त होता है उसे कृषि संबंधी आय माना जाता है। कृषि व्यवसाय में संलग्न परिवार कृषि से संबंध अन्य कार्यों को करके भी पारिवारिक आय में वृद्धि कर सकते हैं। आजकल कृषि प्रधान परिवारों में के कुछ सदस्य नौकरी करने लगे हैं। इससे भी पारिवारिक आय में वृद्धि होती है। जो कृषि से हमें आय प्राप्त होती है तो वो कृषि संबंधी व्यवसाय होता है। फिर है पशुपालन व्यवसाय। पारिवारिक आय का एक मुख्य स्रोत पशुपालन माना गया है। पशुपालन व्यवसाय में के अंतर्गत पशुओं के दूध के साथ साथ उनके बच्चे भी बेचे जाते हैं। कुछ पशु मांस विक्रय के लिए पाले जाते हैं, जैसे भेड़, बकरी, सुअर, मुर्गी, मछली पालन व्यवसाय मुख्य रूप से मांस के व्यापार के लिए ही किया जाता है। इसके बाद है हमारा उपहार द्वारा आय। पारिवारिक आय का एक स्रोत उपहार भी है। विभिन्न अवसरों पर परिवार के सदस्यों को रिश्तेदारों या मित्रों से प्राप्त होने वाले उपहार भी पारिवारिक आय का रूप है। हाँ, जन्मदिन, मुंडन, संस्कार, नामकरण आदि इन पर जो हमें उपहार प्राप्त होते हैं वो भी एक आय का साधन है। आय के अन्य स्रोत। अगला है पारिवारिक आय के अंतर्गत उपयुक्त वर्णित सामान्य स्रोतों के अतिरिक्त कुछ अन्य स्रोत भी हैं। वर्तमान समय में धार्मिक, आध्यात्मिक प्रवचन, गायन, नृत्य आदि के प्रदर्शन से भी काफ़ी आय अर्जित की जाती है। कुछ लोग टीवी आदि पर होने वाली प्रतियोगिताओं से भी आय प्राप्त करते हैं। ही नहीं, लॉटरी के पुरस्कार आदि भी आय के स्रोत हैं। कुछ व्यक्ति तो भिक्षावृत्ति को ही पारिवारिक आय का मुख्य स्रोत बना लेते हैं। यहाँ यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि प्रत्येक परिवार को पारिवारिक आय के लिए समाज द्वारा मान्यता प्राप्त या सम्मानजनक स्रोत को ही अपनाना चाहिए। तो बच्चों, इन सब आय के स्थान के साथ साथ कुछ आय हैं, जैसे हमारे ये हैं धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवचन, नृत्य प्रदर्शन, ये सब जो है इनसे भी आय प्राप्त होती है। लेकिन कुछ लोग भिक्षावृत्ति को भी आय मान लेते हैं, तो ये सम्मानजनक कार्य नहीं, केवल सम्मानजनक कार्य को ही आय में शामिल किया जाना चाहिए। फिर है पारिवारिक आय की विशेषताएं। पारिवारिक आय के अर्थ, प्रकारों और स्रोतों को जान लेने के उपरांत इनकी विशेषताओं को जान लेना भी आवश्यक है। पारिवारिक आय की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पारिवारिक आय का एक निश्चित संबंध राष्ट्रीय आय से होता है। राष्ट्रीय आय घटने की स्थिति में प्रति व्यक्ति आय घटती है, अतः पारिवारिक आय भी उसी अनुपात में होती है। इसके विपरीत राष्ट्रीय आय में वृद्धि की स्थिति में पारिवारिक आय में भी वृद्धि होती है। यानी राष्ट्र की आय अगर बढ़ती है तो परिवार की आय भी बढ़ती है, अगर राष्ट्र की आय घटती है तो परिवार की आय भी घट जाती है। देश के सभी परिवारों में आय का वितरण समान नहीं होता है, इसलिए समाज के भिन्न भिन्न आय वर्ग निर्धारित हो जाते हैं। पारिवारिक आय निर्धारित हो जाते हैं। पारिवारिक आय के आधार पर ही निम्न, मध्य और उच्च वर्ग का निर्धारण किया जाता है। पारिवारिक आय सामान्य रूप से व्यावसायिक वर्ग के अनुसार होते हैं। कृषक वर्ग के परिवार की आय व्यापार वर्ग के परिवार से भिन्न होती है तथा शिक्षक वर्ग की आय वकील तथा चिकित्सक वर्ग की आय से कम होती है। मतलब जिसका जैसा कार्य होता है उसका उसी के अनुसार ही आय होती है। ऐसा नहीं है हर कार्य में समान आय प्राप्त है। फिर है पारिवारिक आय परिवार के मुखिया अन्य सदस्यों की व्यक्तिगत कुशलता एवं गुणों से भी निर्धारित करती है कि उस परिवार के व्यक्तियों में कितनी योग्यता है, वो उसी के अकॉर्डिंग कार्य करते हैं और जो है धन प्राप्त करते हैं, आय होती है उसी के अनुसार।
पारिवारिक आय के निर्धारण में धन उपार्जन करने वाले सदस्यों की संख्या को महत्वपूर्ण कारक माना। धन उपार्जन से मतलब है धन प्राप्त करना। समझ गई? तो जितने ज्यादा सदस्य होंगे धन भी उतना ही अधिक आएगा, आय उतनी अधिक होगी। वर्तमान परिस्थितियों में अशिक्षित परिवारों की तुलना में शिक्षित परिवारों की आय सामान्यतः अधिक होती है। यदि परिवार के सदस्यों की संख्या कम हो तो सीमित आय प्राप्त हो सकती है, परंतु वही आय परिवार के सदस्यों की संख्या बढ़ने की स्थिति में अपर्याप्त प्रतीत होने लगती है। वास्तव में पारिवारिक आय एक सापेक्ष धारणा है। सदस्यों की संख्या, आवश्यकता, परिस्थितियों, रहन सहन के स्तर एवं दृष्टिकोण आदि कारकों को ध्यान में रखकर ही परिवार की आय को पर्याप्त तथा अपर्याप्त कहा जा सकता है। आय की पर्याप्तता और अपर्याप्तता का निर्धारण व्यय के संदर्भ से ही होता है। अब है पारिवारिक व्यय का अर्थ तथा प्रकार। पारिवारिक अर्थव्यवस्था तथा गृह प्रबंधन में आय के साथ साथ व्यय भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। तत्व है पारिवारिक आय का मुख्य उद्देश्य पारिवारिक व्यय को संभव बनाना होता है। पारिवारिक व्यय के अर्थ को इन शब्दों में स्पष्ट किया जा सकता है। एक निश्चित अवधि में परिवार द्वारा अर्जित आय के उस अंश को पारिवारिक आय कहा जाता है। वह कहा जाता है जो परिवार के विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति खर्च किया जाता है। आय का जो भाग, निश्चित भाग खर्च किया जाता है, जो व्यय किया जाता है, वही उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो जो व्यय है वो परिवार की आवश्यकताओं की खर्च किया जाता है। ठीक है ना? यानी जो निश्चित अवधि में परिवार के द्वारा जो अर्जित आय होती है उस अंश को पारिवारिक व्यय कहा जाता है, जो कि परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खर्च किया जाता है। वास्तव में व्यक्ति एवं परिवार की अनेक आवश्यकताएं होती हैं। गृह प्रबंध के अंतर्गत इसकी पूर्ति के प्रयास किए जाते हैं। प्रत्येक आवश्यकता की पूर्ति के लिए धन का व्यय करना पड़ता है। इसी व्यय को पारिवारिक व्यय कहा जाता है। अब तक हम पारिवारिक आय के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ रहे हैं पारिवारिक व्यय के बारे में कि पारिवारिक व्यय है। समझ आ गई? पारिवारिक आवश्यकताओं को मुख्य रूप से 3 वर्गों में विभक्त किया गया है। कौन कौन से? अनिवार्य आवश्यकताएं, आरामदायक आवश्यकताएं और विलासितापूर्ण आवश्यकताएं। अभी हमने जैसे आपको कहा था कि जो परिवार पर व्यय किया जाता है वो परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। अब वो आवश्यकताएं कौन कौन सी होती हैं उनको भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? अनिवार्य आवश्यकताएं, आरामदायक और विलासितापूर्ण। इन समस्त आवश्यकताओं को परिवार अपनी आर्थिक क्षमता व साधनों के आधार पर पूरा करता है। सर्वाधिक प्राथमिकता अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति को दी जाती है। अतः प्रत्येक परिवार पहले भोजन, वस्त्र, आवास एवं शिक्षा आदि आवश्यकताओं पर धन व्यय करता है। अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति के उपरांत शेष बचे धन में से आरामदायक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सबसे अंत में विलासितापूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन व्यय किया जाता है। इन आवश्यकताओं के अतिरिक्त परिवार की आकस्मिक दुर्घटनाओं तथा अप्रत्याशित घटनाओं पर भी व्यय करना पड़ता है। तो बच्चों, सबसे पहले परिवार में किस चीज पर व्यय, जो हमारी अनिवार्य आवश्यकताएं कौन सी? रोटी, कपड़ा और मकान। समझा? यानी भोजन, वस्त्र और आवास। शिक्षा, और ये चीज जो है, शिक्षा बाद में, शिक्षा भी इम्पोर्टेंट है, ये जो है अनिवार्य आवश्यकताओं में। फिर आती है विलासितापूर्ण, जैसे हम टीवी खरीदते हैं, मिक्सी खरीदते हैं, ये सब चीजें क्या है? विलासितापूर्ण में आती हैं। फिर है आरामदायक, ये आरामदायक चीजों में आती हैं। फिर है विलासितापूर्ण आवश्यकताएं, जैसे बाहर घूमना है या फिर ज्वेलरी वगैरह खरीदना है, ये कुछ इस तरह की चीजें हैं जो मतलब जो तीसरा है वो विलासितापूर्ण आवश्यकताओं में आता है। अब आता है हमारा पारिवारिक व्यय को इस दृष्टिकोण से 4 प्रकार से माना जाता है। ये है निश्चित व्यय, अर्धनिश्चित, अन्य व्यय तथा आकस्मिक व्यय के इन चारों प्रकारों का संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है। अब निश्चित व्यय कौन से? इस वर्ग में
अनिवार्य रूप से प्रतिमाह किए जाने वाले व्यय को सम्मिलित किया जाता है। उदाहरण के लिए मकान का किराया, बीमा की, स्कूल के बच्चों की फीस, रिक्शा आदि का किराया, ये सब चीज़ें बच्चों निश्चित रूप से व्यय करना ही पड़ता है। इस वर्ग के खर्च में सामान्य रूप से अंतर नहीं किया जा सकता। फिर अर्ध निश्चित व्यय। इस वर्ग में उन व्यय को सम्मिलित किया जाता है जिन्हें प्रतिमाह करना तो आवश्यक होता है, परंतु उन्हें सुविधा अनुसार कम या अधिक किया जा सकता है। इस प्रकार के व्यय अर्धनिश्चित व्यय होते हैं, जैसे प्रत्येक परिवार को प्रतिमाह भोजन तथा वस्त्र का अनिवार्य रूप से व्यय करना। क्या है इम्पोर्टेंट? दूसरा अर्ध भोजन और वस्त्र पर, लेकिन हम इसमें थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा वस्त्रों को जैसे थोड़ा सा आगे भी पोस्टपोन कर सकते हैं। वस्त्र खरीदने का जो प्रोग्राम होता है वो हम आगे भी पोस्टपोन कर सकते हैं। परंतु परिवार की आय बढ़ जाने पर उत्तम भोजन ग्रहण किया जा सकता है, महंगे वस्त्र खरीदे जा सकते हैं। इसके विपरीत परिवार की आय घट जाने पर सामान्य भोजन, सामान्य वस्त्रों से काम चलाया जा सकता है। अन्य व्यय। इस वर्ग में अन्य उन व्ययों को सम्मिलित किया जाता है जो निश्चित या आवश्यक नहीं होते, परंतु आय पर निर्भर करते हैं। आय बढ़ जाने पर इनकी पूर्ति के लिए अधिक व्यय किया जा सकता है तथा व्यय घट जाने पर इनको बिल्कुल समाप्त किया जा सकता है। ये जैसे कुछ चीज़ें हैं वो उन्हें आय बढ़ने पर उनको पूरा किया जा सकता है और घट जाए तो उन्हें समाप्त भी किया जा सकता है, वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं। फिर आकस्मिक। इस वर्ग में अन्य व्यय को सम्मिलित किया जाता है जो किसी निर्धारित योजना में सम्मिलित नहीं होते। उदाहरण के लिए किसी सदस्य के बीमार या दुर्घटनाग्रस्त हो जाने पर होने वाले व्यय आकस्मिक व्यय कहलाता है। इस व्यय की कोई सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती, इसीलिए प्रत्येक विवेकशील परिवार आकस्मिक रूप से होने वाले पारिवारिक खर्चों के प्रति सचेत रहता है तथा इनके लिए मासिक बजट में कुछ प्रावधान रखता है। आकस्मिक व्यय से अभिप्राय बच्चों ये है कि जो अचानक आने वाली, जैसे कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है परिवार में, उस पर हमें आवश्यक रूप से खर्च करना पड़ता है और ये खर्च परिवार बजट जो बजट बनता है, हम बचत का बजट, उससे ही हम ये धन व्यय करते हैं। बच्चों आज के लिए वीडियो में इतना ही। इससे आगे हम अगली वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। धन्यवाद।